हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। जैसा कि आपको बताया गया था कि हम जल्द ही एनसीईआरटी की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो उसी सीरीज़ को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक सीरीज़ चलेगी जिसमें हम सभी विषयों को, सभी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सभी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, पूरी एनसीईआरटी क्लास को 6 से लेकर 12 तक हम कवर करेंगे। जितने भी सब्जेक्ट होंगे, आपको पता होगा कि जब भी आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपका बेसिक कितना जितना मजबूत होगा, जितना आपको उसकी नॉलेज होगी, उतना ही एग्ज़ाम आपके लिए इजी हो जाता है। जब आप उसकी प्रिपरेशन करते हैं तो आपको चीज़ें समझना काफ़ी आसान हो जाती हैं। तो इसीलिए एनसीईआरटी, जब भी आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं, तो आपके लिए एनसीईआरटी मस्ट होती है, इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसी सीरीज़ को हम एक लेकर चलेंगे, जिसमें सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज, चैप्टर वाइज हम कवर करते हुए चलेंगे। तो हमने जो सबसे पहले सब्जेक्ट लिया है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री सब्जेक्ट क्यों लिया गया है? क्योंकि यूपीएससी, बीपीएससी या फिर यूपीपीसीएस, इन सब में हिस्ट्री अच्छा खासा वेटेज रखता है। तो सबसे पहले हिस्ट्री कवर करेंगे हम। देखिए, हिस्ट्री क्यों कवर कर रहे हैं? हिस्ट्री हम 6th क्लास से लेंगे। अब हिस्ट्री से संबंधित एक इंट्रोडक्शन क्लास भी बनाई गई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो हिस्ट्री क्या है, अगर हम जानना चाहें तो हिस्ट्री हमारा इतिहास है, हमारा अतीत है। पहले हम कहाँ थे, अब कहाँ हैं, हमने कितनी डेवलपमेंट करी है, ये सब हमें हिस्ट्री के माध्यम से पता चलता है। तो हम समझें कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री इज द नॉलेज अबाउट द पास्ट। हिस्ट्री इज द एक्यूमुलेशन एंड हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑल द पास्ट इवेंट एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, जो पास्ट से लेकर अभी तक चलती आ रही है। यानी जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है और वो अभी तक चलती आ रही है। पहले हम जिस पोजीशन पे थे उसमें हमने किस तरीके से डेवलपमेंट किया और डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, ये इतिहास होता है। जो चीज़ें पीछे छूट जाती हैं, जिसका हम अध्ययन करते हैं, उसे हम इतिहास कहते हैं। हमें हिस्ट्री से ही पता चलता है कि हम पहले कहाँ थे और अब कहाँ हैं, यानी कि कितनी डेवलपमेंट करी है। तो हिस्ट्री में 6th क्लास का जो पहला चैप्टर है वो है कि क्या, कब, कहाँ और कैसे, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट लिया गया है कि हम कैसे पता लगाएं कि हम पहले क्या थे या फिर पहले क्या होता था। इसके लिए या तो आप रेडियो सुन सकते हैं, रेडियो में बताया जाता है, या फिर बुक्स अवेलेबल हैं, या फिर हमारे जो दादा दादी या फिर उनसे पहले के कोई बुजुर्ग होंगे तो उनसे हम कुछ चीज़ें पूछते हैं। लेकिन हम अतीत के बारे में एक्चुअल कैसे जान सकते हैं? एक्चुअल हम कैसे जाने कि वो लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, क्या कपड़े पहनते थे, किस तरीके के घरों में रहते थे, वे शिकार करते थे या नहीं, पशुपालक थे या नहीं, कृषक थे, राजा थे, व्यापारी थे, पुरोहित थे, शिल्पकार थे, कलाकार थे, संगीतकार थे या फिर वैज्ञानिक। इनके जीवन की जानकारियों को हम कैसे हासिल कर सकते हैं, यानी कि उनके उनकी नॉलेज हम कैसे ले सकते हैं, ये हमें पता करना होता है। तो हमें हिस्ट्री जानना जरूरी होता है। उस समय के बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, कैसी कहानियां सुनते थे, वे कैसे रहते थे, कैसे घरों में रहते थे, ये सब हमें अपने अतीत से ही पता चलता है, हिस्ट्री से ही पता चलेगा। अब लोग रहते कहाँ थे? लोग रहते थे नर्मदा नदी के तट पर। सबसे पहले जो साक्ष्य मिले हैं, नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। इसके लिए हम मैप देखेंगे। देखिए, ये है मैप और इसमें ये रही नर्मदा नदी, इंडिया के मैप में नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी में ही, नर्मदा नदी के तट पर ही लोग रहते थे। और ये काफ़ी, अब कुछ जानने लगे थे, ये संग्राहक थे, चीज़ों को इकट्ठा करते थे, ये जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, ये अपने भोजन के लिए फल, जड़ों और जंगल के अन्य उत्पादन को या उत्पाद को प्रयोग करते थे, उसको रखते भी थे। ये जानवरों का शिकार भी करते थे, पहले कच्चा खाते थे, फिर उसको आग पर सेक के खाने लगे। तो ये धीरे धीरे डेवलपमेंट अब आगे बढ़ने लगा था। उसके बाद है कि उत्तर पश्चिम में, देखिए हम उत्तर पश्चिम में आते हैं। उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर, ये दो पहाड़ियां हैं, सुलेमान और किरथर। यहाँ ये वो पहाड़ियां हैं जहां पर 18,000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल उगाई और भेड़ और बकरी का पालन भी यहाँ पर शुरू किया गया। तो सबसे पहले गेहूं कहाँ पर और जौ कहाँ पर उगाया गया? तो आपका होगा किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों की तरफ। उसके बाद है कि उत्तर पूर्व में जो विंध्य पहाड़ी है। अब उत्तर पूर्व आपको पता होना चाहिए,
ये है हमारा उत्तर पूर्व, एक सेकेंड, उत्तर पूर्व ये विंध्य पहाड़ी, जहां पर कृषि का विकास सबसे ज्यादा हुआ, पूर्ण रूप से विकास हुआ कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले चावल उगाया गया। और सहायक नदी, आपको पता होगा कि छोटी छोटी नदियों से जो मिलती है उसे सहायक नदियाँ बोलते हैं। जो छोटी छोटी नदियाँ बड़ी नदियों में जाकर मिल जाती है उसे सहायक नदियाँ कहते हैं। और ये है सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है वो 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगर बसे थे। सिंधु नदी के किनारे आरंभिक नगर बसे थे। आपको इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया गया था कि किस तरीके से जो मुस्लिम आक्रमण है वो सिंधु नदी पर हुआ था। और सिंधु सबसे प्राचीन नदी है हमारी, इसीलिए हमें सिंधु प्रदेश कहा जाता था। सिंधु, और बाद में सिंधु से हम हिंदू हुए, ये सब आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बता दिया गया है। तो यहीं पर प्रारंभिक नगर बसे थे। अब हम गंगा नदी जब देखते हैं, ये है हमारी गंगा नदी। गंगा नदी में 2500 वर्ष पूर्व किनारों पर इलाके और नगरों का विकास हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदियां जैसे कि सोन नदी के आसपास का जो क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में इसे मगध नाम से जाना जाता था, इसका जो आसपास का एरिया था। और यहाँ के जो शासक थे वो काफ़ी स्ट्रांग माने जाते थे। और ये इन्होंने भी काफ़ी डेवलप किया इंडिया को। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि लोग कहाँ से शुरू हुए, कहाँ से कृषि शुरू हुई, कहाँ पर सिंधु नदी है, कहाँ पर सुलेमान और किरथर नदियाँ हैं, कहाँ पर विंध्य पहाड़ी है, नर्मदा नदी, सोन नदी, गंगा नदी, ये आपको मैप से पता चल गया। अब अपने पॉइंट पर आते हैं कि लोग कहाँ रहते थे, ये आपको पता चल गया। उसके बाद है यात्रा कैसे करते थे लोग, और यात्रा क्यों करते थे। देखिए, यात्रा का जो है इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। और इंट्रोडक्शन क्लास में भी आपको बताया था कि यात्री जहाज़ों से व्यापार किया जाता था। लोग पर्वतों, पहाड़ियों और समुद्र की यात्रा किया करते थे। हालांकि लोग इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, फिर भी जिन्होंने चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके और गहरे समुद्र को भी पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। अब देश का नाम, ये भी इंट्रोडक्शन, सॉरी, ये इस क्लास में है, 6th क्लास के चैप्टर 1 में है कि अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। हमने एटलस में ईरान, यूनान का आप पता लगा लीजिएगा। और लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस, इंदोस नदी, इंदोस भी बोला। आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया गया था कि सबसे पहले हमें इंदू बोला गया, इंदू से हम हिंदू बने। तो इस तरीके से इंडिया बोला जाता था। भारत का नाम प्रयोग, जो भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक यानी कि लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के नाम के रूप में होने लगा। अगर हमें अतीत के बारे में जानना हो तो हम कैसे जानते हैं। देखिए, अतीत के बारे में जानने के लिए हमें पांडुलिपि यानी कि या तो पुस्तकें होती हैं जिन्हें पढ़ना और ढूंढना होता है, और जो हाथ से लिखी होती थी, जो आप कृतियां हाथ से लिखी होती थी उसे पांडुलिपि कहा जाता था। पांडुलिपि को ही अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। लैटिन शब्द में मेनू, जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला हुआ। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तौर से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ये इंपॉर्टेंट है कि जो पांडुलिपियां हैं वो किस पर लिखी जाती थी, तो वो ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर विशेष तौर से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। देखिए, यहाँ पर एक पिक भी दी गई है कि इस तरीके से लिखा जाता था। अब ज़्यादा पांडुलिपियाँ नहीं बची हैं, या तो उन्हें कीड़े खा गए, या फिर वो नष्ट कर दिया गया, या फिर जो राजाओं द्वारा आक्रमण किया गया उसमें कुछ नष्ट हुआ, फिर मुसलमानी आक्रमण हुआ, इन सब में ये जो पांडुलिपियाँ हैं वो नष्ट हो गई। अब हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि जब राजा कोई लड़ाई जीतते थे या फिर कोई अनोखी चीज करते थे तो उसको वो पत्थरों पर लिखवा देते थे। अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर लिखे जाते थे क्योंकि वे नष्ट नहीं होते थे। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को भी इस तरीके से लिखवा दिया करते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका
पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के भी अभिलेख मिलते हैं जिसमें राजाओं और रानियों सहित अन्य सभी पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए शासक जो लड़ाइयाँ लड़ते थे और उसमें जो विजय हासिल करते थे तो वो पत्थर पर उसे लिखवा देते थे ताकि हमेशा के लिए वो हो जाए। अब इसमें है कि अतीत में कई चीज़ें ऐसी बनी और इन वस्तुओं का अध्ययन जो लोग करते हैं उसे उन्हें हम पुरातात्विक कहते हैं। पुरातात्विक पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का वे अध्ययन करते हैं जिन्हें हम पुरातात्विक कहते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों और आभूषणों का भी अध्ययन करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ पिक्स दी गई हैं। जैसे सिक्कों के की प्राप्ति के लिए छानबीन और तथा ये खुदाई करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी की तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले होते हैं। पुरातात्विक जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में ही बचे रहते हैं। पांडुलिपियों और अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहा जाता है जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। यानी कि इतिहासकार जब कोई चीज़ बताता है तो हम उस अतीत में अपने आप को इमेजिन करने लगते हैं। और यकीन मानिए हिस्ट्री ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब आप इसको इमेजिन करेंगे तो आपका इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट की तरफ जरूर बढ़ेगा। अतीत एक या अनेक, मतलब अब इसमें यह है कि हमें अतीत पर ध्यान देना है। अतीत शब्द एक का प्रयोग जो है वो बहुवचन के रूप में किया जाता था, ध्यान दिलाने के लिए किया जाता था। अलग अलग समूह के लोग, इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से पूरी तरीके से भिन्न था। व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों से पूरी तरीके से भिन्न था। जैसा कि आज भी हम देखते हैं कि एक लेबर में और एक बिजनेस क्लास में कितना अंतर होता है। उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। यानी कि आप शॉप से जाते हैं, मॉल से जाते हैं, कोई भी चीज़ें खरीद लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले आपको शिकार करना पड़ता था, मछलियां पकड़नी पड़ती थी, या फिर जंगलों से जाकर सब्जियां, जो भी चीज़ें मिलती थी, खुद तोड़ना पड़ता था। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरीके का भेद है कि उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जान सके। होता क्या था, कोई राजा अगर लड़ाई जीत के आता था तो या तो वो उसे पांडुलिपि के रूप में लिखवा देता था या फिर पत्थरों पर उसे उत्कीर्ण करवा देता था। तो वो साक्ष्य आज भी हमारे पास हैं, जिसकी वजह से हम शासकों के बारे में जान पाए। लेबर और मछुआरे इन सब के बारे में नहीं जान पाए, लेकिन जो अपर क्लास थी उसके बारे में हम जान पाए प्राय। और ये जो शिकारी, मछुआरे, इनके बारे में तो जानना मुश्किल ही था, क्योंकि ये तो ज़्यादा ना तो पढ़े लिखे होते थे, ना कोई ये ऐसा कार्य करवाते थे। अब तिथियां जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं कि अगर मतलब हमें किसी तिथि का पता लगाना हो तो हम तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 या इसी तरह की कोई और वर्ष बताएंगे। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को ईसा पूर्व कहा जाता है। अब ये हम कैसे लेते हैं कि जैसे ये ईसा मसीह का जन्म है, तो इससे पहले का जो भी होगा वो इसे हम बोलते हैं ईसा पूर्व, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, बीसी। और इनके जन्म के बाद का जो समय होता है उसे बोला जाता है ईसवी, यानी कि एडी। एडी मतलब होता है एनो डोमिनी। ये दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। तो आपने इसके बारे में भी जाना कि बीसी किसे कहते हैं और एडी कैसे कहते हैं। बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट और एडी का होता है एनो डोमिनी। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व को हम बोलते हैं बीसी और जन्म के बाद को बोलते हैं एडी। कभी कभी एडी की जगह सीई और बीसीई का भी प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा
और BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ में हुआ था। तो अब आपको यह भी पता चल गया कि BC शब्द का प्रयोग और AD शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है। ये कुछ पिक्स दी गई हैं, आप देख सकते हैं, जो हमें मिलती हैं लिपियों से, और उसमें जिस तरीके से ये बनाया गया है। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं यानी कि लिपियों, यूनानी, मिस्र लिपि, एक तो यूनानी और मिस्र लिपि के 2 प्रकार में लिखा हुआ है। टोटल हो गई 3। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सके। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्र अक्षरों को समानार्थक ध्वनियों की पहचान दी, जैसा कि आपने ऊपर देखा है। ये देखिए, इस आकार को हाईलाइट कर देता हूं। इस आकार को P बताया गया, इसे T बताया गया, इसे O बताया गया, इसे L बताया गया, इसे M, इसे I और इसे S। तो ये सब मिस्र में मिला है। तो उसके बाद क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने क्लास 6 हिस्ट्री की क्लास 6 का पहला चैप्टर देखा है, और आप इसके बाद अगर PDF आपके पास हो तो आप, या फिर बहुत जगह PDF इसका अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप वीडियो एक बार PDF देखेंगे तो आपके लिए चीज़ों को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। अब लगातार आपको इसकी क्लासेस मिलती रहेंगी। जितना जल्दी हो सके हम NCERT को कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ बढ़ सकें, चाहे वो मिडाइवल हिस्ट्री हो या फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो या फिर ज्योग्राफी। सतीश चंद्रा, महेश वर्णवाल, सभी बुक्स को हम इस चैनल पर ही कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएंगे। अगर वीडियो पसंद आएंगे तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।